वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज से हम लोग अपनी रेगुलर करंट अफेयर्स की पढ़ाई को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सारे पोर्शंस को कवर अप करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हैं हमारे नंबर्स, जिस पे आप इजीली कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से यहीं पर ही मिलती रहे। वहीं अगर मैं आज के करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स हैं। सब लोग बहुत ध्यान से, जो भी बच्चे यहाँ पर करंट अफेयर्स की डेली पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहते हैं चाहे मेंस के रिस्पेक्ट में, किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत जरूरी रहेंगे। जैसे एमजी नरेगा के बारे में पढ़ेंगे आज, फिर एवीसीजी के बारे में, हल्द्वानी में जो अनरेस्ट चल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, व्हीट का डिजीज वार्निंग के बारे में पढ़ेंगे, और फार्मर्स का अनरेस्ट रीसरफेस जो हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको डिटेल में कवर अप करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। जैसे सबसे पहला आर्टिकल है हमारा एमजी नरेगा के ऊपर। अभी क्या है कि यहाँ पर अपना जो इस बार का इंटरिम बजट आया, आपको पता ना इस बार इंटरिम बजट है। क्यों? क्योंकि ये सरकार अभी जाने वाली है, मतलब इलेक्शन दोबारा से होने वाले, तो उस समय के लिए, टाइम बीइंग के लिए एक बजट आता है जिसे हम कहते हैं इंटरिम बजट। उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने एमजी नरेगा को पहले 60,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर अमाउंट सैंक्शन किया था। इस बार 86,000 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया गया है। तो ठीक है, देख रहे हो कि क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है बस, लेकिन ये बोला गया कि भाई एमजी नरेगा के तहत जो स्कीम चल रही है और जो पूरा काम चल रहा है वो कुछ खास है नहीं, मतलब क्रिटिसाइज किया गया है। वही मैं अगर बात करूं एमजी नरेगा स्कीम, फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये रूरल एरियाज के लिए है। ठीक है, जिसमें 100 दिनों का आपको एक काम दिया जाता है, एटलीस्ट 100 दिन। हर परिवार में से किसी एक व्यक्ति को ये काम करवाया जाता है। ये काम किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई कोई रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, कुछ भी काम हो सकता है यहाँ पर, ताकि हर एक फैमिली में जो रूरल एरिया से, जो गांव के एरिया से, वहां पे एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव किया जा सके, उनको एक इनकम का बेटर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा सके। और अगर मान लीजिए और मान लीजिए कि वो पर्सन को काम नहीं मिला है, तो 15 डेज के अंडर अंडर उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मतलब कि बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि लेकिन 5 सालों में अभी तक केवल 3% ही ऐसे लोग हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिले हैं, वरना तो मिलते भी नहीं है। ये रिपोर्ट अभी ही आई है 8 फरवरी 2024 को, हमारी रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट करी है। ठीक है, तो यहाँ पर एमजी नरेगा स्कीम ये है, 15 डेज के अंदर उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और उसको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बना मिलेगा। ठीक है, जो उनका 30 डेज का वेज होगा उसका 1/4 यहाँ पे उनको दिया जाएगा अमाउंट। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितनों को मिला है, क्या चीज है, तो देखो भाई, कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अभी तक भी एक पर्सन को भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। वही राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है, जहां पर सबसे ज्यादा बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट पीपल है, लेकिन यहाँ पर 1,831 वर्कर थे जिनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, मतलब है लोग वर्कर, लेकिन मिले सिर्फ 9 को ही हैं आज तक, मतलब सिर्फ बहुत कम है अमाउंट। ऐसे ही बिहार और वेस्ट बंगाल है जहाँ पे बहुत कम है। तो ये है पूरा एमजी नरेगा। इसमें डेली वेजेस के हिसाब से पूरा जो है अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, तो एमजी नरेगा स्कीम मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ये एमजी नरेगा स्कीम ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना। 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट इसको पूरा देखती है। राइट टू वर्क गारंटी होता है, ये जो है 2005, मतलब कि अगस्त 2005 में सैंक्शन हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट ये 2006 में हुई थी, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो एमजी नरेगा से भी सवाल बन सकता है कोई भी, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एमजी नरेगा, कई जगह नरेगा लिखते हैं, कहीं एमएन नरेगा लिखते हैं, बात सेम ही है।
और जो भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो आपके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। और इसमें एक बात और बता दूं, विमेन के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन है, कितनी 1/3। SC ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन विमेन के लिए 1/3 यहाँ पे रिजर्वेशन अच्छे से दी गई है। और पहली बार इसका जो प्रपोजल था ना MG नरेगा का, वो 1991 में उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करते करते इसको आगे बढ़ा दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने इसको काफी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के रूप में बोला है कि ये वाला जो प्रोग्राम है पूरा, ये काफी बड़ा वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबली लेवल पे चलने वाला प्रोग्राम है, जो कि एक सही भी बात है, कोई इसमें दो राय है भी नहीं, राइट। तो इस तरीके से ये एक आपको याद रखना है, इस तरीके से भी है ना, क्योंकि इस तरह की चीजें भी तो पूछी जाती है ना एग्जाम में। चलिए बढ़े आगे। सेकेंड आर्टिकल है हमारा, भारत का AVCG-XR लीप। अब ये क्या चीज है भारत का? ये AVCG-XR क्या है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स एक्सटेंडेड रियलिटी, जो कि आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा होने वाला है। टेक्नोलॉजी, AI मिल करके, मतलब कि सरकार भी और हमारा भारत भी आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर तरक्की करने वाला है। तरक्की इन द सेंस की बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है इस पूरी चीज में, कि क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि दिमाग में रखना है। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आपको यही एक सजेशन दूंगी कि इसको थोड़ा सा एक बार मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा फिनोमिना, देखो भाई, इंडिया 5 से 6 सालों में क्वांटम लीप पे जाएगा। पॉलिसी मेकर्स का ऐसा कहना है, जिस जो अराउंड 2.6 लाख पीपल को यहाँ पर जो है वो जॉब अभी दे रहा है, आगे आने वाले समय में 23 लाख लोगों को जॉब्स देगा, रेवेन्यू इंक्रीज होंगे। और ये जॉब पोजीशन जो है वो कंटेंट डेवलपर, एनिमेटर्स, आर्टिस्ट, विजुअलाइजेशन, आप देखते ही हो ये सारी चीजें, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, इतने ग्राफिक्स का यूज करना, इतना कुछ। तो यहाँ पर वो ये कि भाई हर स्टेट की यहाँ पर अलग अलग फॉर्म्स है, फोक स्टाइल है, ट्राइबल आर्ट्स है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर अपना आर्टिस्टिक पैशन को लेने के लिए उनको फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, जब वो अपनी इन चीजों को बहुत ज्यादा पर्दे पे दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल डिजिटलाइजेशन देखना शुरू कर देंगे, बहुत अच्छी ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स को डालना, स्टूडियोज बनाना। अभी तक तो ज्यादा स्टूडियो है ना, वो मुंबई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोच्चि में बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर मुंबई जो है वो सबसे ज्यादा टॉप करता है, क्योंकि बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, काफी सारी जगह पे है, लेकिन छोटे छोटे भी अभी खुल रहे हैं, भोपाल, अहमदाबाद, कोची में। तो इस तरीके से ये स्टूडियोज वगैरह एक्सपैंड होंगे, जिसकी वजह से ये जो काम होगा ना विजुअल इफेक्ट्स और ये सारी चीजों का, ये बढ़ता जाएगा। इसके अंदर क्या है कि भाई, इसके अंदर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। टेक्निकल इंडिया के प्रेसिडेंट ने ये बात बोली है, जो कि पूरा संभालते हैं यहाँ पर बीरेन घोष ने, इसमें टेक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है इसमें पूरा काम करने के लिए। तो ई स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें काफी ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और हर चीज को यहाँ पर जो है अब एक क्रिएटिव आर्ट्स के रूप में एक नया सेक्शन निकल के आएगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था ना, क्रिएटिव आर्ट्स करके भी ये चीज निकल के आएगी। तो इस तरीके से ये पूरा एक आर्टिकल है, ठीक है ना। मतलब बात यही है, बस इतना से आपको याद रखना है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो है, मतलब ये है कि इतना आप अच्छे से याद रख लो, इनफ है, कि इसमें और डिटेल्स अभी और आएंगी, आई विल टेल यू मोर, ओके। ऐसे ही हमारा थर्ड आर्टिकल है हल्द्वानी में होने वाला। हल्द्वानी कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में फरवरी 2024 में बहुत जबरदस्त यहाँ पे झड़प होनी शुरू हो गई थी, जब एक, आपने सुना ही होगा, इलीगल तरीके से मदरसा और मस्जिद को तोड़ा गया था, ठीक है। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई थी, वहां पे 5 लोगों की डेथ भी हो गई थी, जिसकी वजह से वहां पर हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला, उत्तराखंड की सरकार ने, कि भाई आप सेंटर को, कि आप हम यहाँ हमारे यहाँ पर फोर्सेस को और लेके आओ, सेक्शन 144 लगा दो यहाँ पर, ताकि 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे ना हो सके, है ना। तो ये था वहां पे जो प्रॉब्लम हुई, ठीक है, जिसकी वजह से पूरे हल्द्वानी के लोगों की स्कूल्स बंद करने लगे, बिजनेस बंद होने लग गए, स्ट्रक्चर यहाँ पे टूट गया, क्योंकि वो एक इलीगल गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ था, डेमोलिशन इसको ध्वस्त कर दिया गया पूरा, कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की प्रॉपर्टी के राइट्स और रूल और लॉ के ऊपर सवाल बन गए यहाँ पर, कि भाई ऐसे तो आपका ये जो तरीका है ये तो गलत है, तो ऐसे तो हमारी प्रॉपर्टी पे हमारा कुछ अधिकार ही नहीं रहेगा, लीगली तो हमारी रह ही नहीं गई। तो इस टाइप में इस सब इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है, तो भारत की सरकार यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट बढ़ा देती है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पे बढ़ती जाती हैं, और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने के लिए उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे 30 लोगों की अरेस्ट भी की जा चुकी है, लोकल पुलिस सारा चेक भी कर रही है, ठीक है, पूरा लैंड का रिव्यू करना, सारी चीजों को चेक करना।
वो सब चीजें वहां पे चल रही हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि छोटी छोटी सी बातों के ऊपर, छोटी बात तो नहीं मतलब एक काफी बड़ा चीज है, लेकिन हाँ ये है कि अगर छोटी बात भी होती है ना तब भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है भारत के अंदर। ठीक है, तो वही ये अनरेस्ट का मतलब यहाँ पर होता है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे चलती जा रही। ठीक है, तो वायलेंस यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सेक्शन 144 भी इसी के बारे में कहता है। सेक्शन 144 आईपीसी में लिखा हुआ है, ये कहता है कि कभी भी मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे अशांति और संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो ये कह देते हैं कि भाई 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा यहाँ पे नहीं हो सकते, तो ताकि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। 2 साल तक की जेल हो जाती है अगर आप इसमें नहीं मानते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से है ये एक पूरा का पूरा एरिया। वहां पे काफी जबरदस्त ये हुआ था, 8 फरवरी से शुरू हुआ है और अब तक ये चीज चलती ही आ रही है, काफी ज्यादा बढ़ भी गई है मैं ये कहूंगी। तो ये आर्टिकल आपको यूं पता होना चाहिए इसके फैक्ट्स, लेकिन ये है कि बस इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी आपके एग्जाम में, इससे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो आप टेंशन लीजिए। ठीक है, आप बस इसको पढ़ के रहिए कि ऐसा है, तो सेक्शन 144 लगाया जाता है। हल्द्वानी कहाँ पर है, हल्द्वानी मतलब रीजन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि भाई मतलब ऐसा न्यूज आया है कि जो पूरा मास्टर माइंड है ना जिसने ये पूरा करवाया है, उसका नाम है अब्दुल अब्दुल मलिक। ठीक है, हल्द्वानी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर पूरा एक नोटिस भेजा है उस पर्सन को कि 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, पहले तो 2.5 करोड़ भरो यहाँ पर। ठीक है, तो मलिक के घर में भी गए थे जहाँ पे पूरा दंगे कहाँ पे हुए हैं, पूरा देखा उस चीज को, प्रॉपर्टीज वगैरह सर्च करी उसकी। हल्द्वानी में, सितारगंज में काफी सारी प्रॉपर्टीज है उस पर्सन की। ठीक है, तो भाई इस तरीके से ये चीज वहां पे चल रही है। क्लियर हुआ भाई? चलिए आगे बढ़े। फोर्थ आर्टिकल जो है ना अपना, ये है रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ प्रिलिम्स। प्रिलिम्स में याद करके जाना है वीट ब्लास्ट के नाम से, जो कि वीट की प्रोडक्शन को हार्म कर रहा है। वीट की जो पूरी प्रोडक्शन है उसके लिए ये वीट एक ब्लास्ट, यहाँ पर एक डिजीज आ गया है जो कि ग्लोबल वीट प्रोडक्शन को हार्म कर रहा है। ठीक है, फंगल प्लांट डिजीज बढ़ता जा रहा है उसके अंदर, जिससे हमारी पूरी की पूरी जो वीट की प्रोडक्शन है वो 13% से वैसे ही यहाँ पे कम हो गई थी। क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस डिजीज की वजह से और ज्यादा कम हो गई। वीट ब्लास्ट ने करीब करीब 6.4 मिलियन हेक्टेयर क्रॉप को बर्बाद किया है। और ये वीट ही नहीं और को भी बर्बाद करने की क्षमता रखती है, और इसमें फंगस लग जाता है। उस फंगस का नाम है मैग्ना पोर्चे ऑरियस पैथोटाइप ट्रिक्टम, जो कि वीट प्रोडक्शन को खराब कर देता है। और ये सबसे पहले केस जो है 1985 से लेके चलता आ रहा है, ब्राजील और फिर साउथ अमेरिका में ही था पहले ये। पर अब ये जो यहाँ पर हुआ है ना, यहाँ पर ब्राजील से जब बांग्लादेश लेकर के आया गया पूरा का पूरा अनाज, तब से ये चीज बढ़ती जा रही है, और फिर अफ्रीका में भी काफी बढ़ गया है। और आगे आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो एरिया है वहां पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। 75% उनका वीट जो है वो इसी से बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया, पैराग्वे से सफर कर रही हैं। और जापान, इटली, स्पेन, न्यूजीलैंड जहां पर अभी तक ये चीज नहीं आई है, उस पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिया में भी ये चीज काफी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हो सकता है कम रहे ये चीज, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। तो ये है वीट ब्लास्ट डिजीज, किससे होता है वो याद रखिएगा, और कहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं वो याद रखिएगा, मैक्सिमम किसको तबाही हो सकती है वो याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीट ब्लास्ट जो है उसके लिए यही है सबसे पहली चीज तो जो है इसके फाइनेंशियल लॉसेस से रिकवर करने के लिए सरकार को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसी एक चीज पे बनानी पड़ेगी जिससे ये जो वीट ब्लास्ट की चीज है इसको रेजिस्ट किया जा सके। ठीक है, प्रमोशन ना करके डिमोशन करने की इसको नीड है। वैसे ही अब हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है फार्मर्स का अनरेस्ट। दिल्ली में आप सभी लोग जानते हैं फार्मर्स का प्रोटेस्ट कितना बड़ा चल रहा है। उनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि 12 मांगे। सबसे पहले जो आपने हमसे पहले कही थी एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, वो हमको वापस से तय करके दो MS स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और फार्मर्स और लेबरर्स का जितना भी ऋण है उसको माफ कर दिया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट को वापस लेके आओ। लखीमपुर खेरी किलिंग के जितने भी लोग हैं, हत्याकांड के अपराधियों को दंडित किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी आपके चीजें हैं वहां पर हटा करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को वापस खत्म कर दो। और सर फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू करो वापस से। और कंपनसेशन दो जिनकी पहले दिल्ली के प्रोटेस्ट में डेथ हुई थी, और डेथ होने के बाद कंपनसेशन के साथ उनको जॉब भी दो, एक फैमिली मेंबर को। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आया था उसको वापस से ले लिया जाए। 200
दिन जो है एमजी नरेगा में होने चाहिए। 700 रुपये डेली वेज के हिसाब से यहाँ पर आपको कंप्लीट कर देना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ना आज की क्लास में एमजी नरेगा के बारे में, 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट रोजगार थी, इसमें 200 दिन की बात कर रहे हैं। और उसमें जो सरकार यहाँ पर पैसा तय करेगी वो 700 रुपये होना चाहिए। और सारे के सारे जितने भी फेक रहते हैं सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, उस पे पेनल्टीज लगाना शुरू करो। स्पाइसेस के ऊपर भी एक कमीशन बनाओ, जैसे अभी तक अलग अलग चीजों के ऊपर कमीशन है, टी, कॉफी, राइस, व्हीट, सब पे कमीशन है, ऐसे स्पाइसेस पे भी कमीशन बनाए जाए। और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों पर, वाटर, फॉरेस्ट और लैंड के अधिकारों पर उन्हीं का केवल अधिकार होना चाहिए, सरकार और बाकी के लोग उनपे उनकी लैंड पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये 12 डिमांड जो है वो किसने रखी है? हमारे फार्मर्स ने। दिल्ली में प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो इसी के चक्कर में हो रहा है। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कह रही है? गवर्नमेंट में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर पूरी फार्म इसको लिया है, और चीफ मिनिस्टर के जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उनके साथ मीटिंग कोऑर्डिनेट करते हुए ये पहले तो ये किया कि भाई पूरा शंभू बॉर्डर पर जो है दिल्ली की तरफ जो आता है बॉर्डर, उस पे 12 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है, शट डाउन कर दिया है इंटरनेट। तो अभी तो ये हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं कि अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन आया है। एग्रीकल्चर और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने पूरा देख तो लिया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई इसके ऊपर फाइनल अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी ये चीज चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है। और अगर मैं अब बात करूं आपसे एमएसपी की, तो एमएसपी क्या होती है? अगर मान लीजिए सर हमारे जो किसान भाई लोग हैं, किसान भाइयों की यहाँ पर जो खेती है वो नहीं सफल हो पाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में सरकार जो है उनसे वो सारा का सारा पैसा सारा पैसा उनको दे देगी, कंपनसेट कर देगी। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ड्रॉप होने पर कभी भी मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की तरफ से तय रहता है। मिनिमम सरकार इतना तो सपोर्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब यहाँ पर वही है कि मेरे हिसाब से भी सरकार को एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस और इन सबसे जुड़ी हुई चीजों के ऊपर दोबारा ध्यान देनी चाहिए। 50% मार्जिन तो सरकार को रखना ही चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ये सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये सारे फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वही आज के हमारे क्वेश्चंस भी देखो। पग्गे पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल, अगर आप लोगों ने मेरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो सुनी है, अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स कवर करे हैं, तो आपसे ये वाला भी कवर हो गया होगा। मैंने वहां पर बहुत अच्छे से पग्गे पाका के बारे में बताया। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है, लेकिन काफी ज्यादा ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, काफी जगह मनाया जाता है, ताकि हॉर्न बिल्स को कंजर्व किया जा सके। हॉर्न बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, और ये पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर इस पूरे फेस्टिवल को मनाया जाता है। अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही लिखी है, अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फेस्टिवल है, और साथ ही साथ ये नागालैंड में भी मनाया जाता है। पग्गे टाइगर रिजर्व, जहाँ पे 4 हॉर्नबिल की स्पीशीज भी रहती हैं। और ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो वल्नरेबल है आज के समय में, आईयूसीएन स्टेटस के हिसाब से एंडेंजर्ड नहीं है। आईयूसीएन स्टेटस की फुल फॉर्म जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूसीएन स्टेटस में आईयूसीएन शब्द का क्या अर्थ होता है? क्लियर हुआ? चलो आगे देखो, लास्ट यहाँ पर एमपी लैड्स की ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने इसके बारे में कवर करवाया था। एमपी लैड्स जो हमारे एमपीज होंगे उनको अलग से यहाँ पर अमाउंट सैंक्शन किया जाएगा अपने एरिया में डेवलपमेंट करवाने के लिए, उसी के लिए अलग से ई साक्षी ऐप बनाई गई है। ठीक है, ये है एक ई साक्षी ऐप, इंपॉर्टेंट है। हमारी मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बनाया, ताकि एमपीज जो हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर आराम से यहाँ पे पूरा काम देख सके। और बजट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बजट मैनेजमेंट कैसे रहेगा, अमाउंट जो होगा उसको किस तरीके से अलॉट किया जाएगा, कैसे सिस्टम रहेगा, वो सब भी इसमें लिखा हुआ है। तो ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पूरे तरीके से बेनिफिट्स और चैलेंजेस के ऊपर काम करते हुए पूरा एक अच्छे से एप्लीकेशन तैयार की गई है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इनको भी आप सभी लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सारे के सारे फैक्ट्स अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, जितना जितना मैंने लिखा हुआ है पढ़ो इनको, ऐड करो अपने नोट्स में और लिखते जाओ। ठीक है, आप लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि आप सारे के सारे फैक्ट्स लिखते भी रहो अपने नोट्स में, कि इन्हीं इन्हीं का काम आपको एग्जाम में आने वाला है। तो ये भूल जाओगे ना आगे चल के क्या है क्या नहीं है, तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो आपको खूब यहाँ पे काम आता रहेगा। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि आप सभी लोग यहाँ पे लिख लो सारी चीजों को, नोट्स में अपने ऐड करते रहो, और जस्ट ट्राई
कि आप इनको लर्न साथ साथ करते रहो, इनका वेट नहीं करो किसी भी चीज का, इनको साथ साथ आप लोग लर्न भी करते रहो। राइट एवरीवन, तो लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए यहाँ तक सारे फैक्ट्स को। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।